So sometimes, despite doing everything, it seems like relationship is not working. So, can you tell us that how to come out from a toxic relationship? अच्छा, ओके। देखिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप पहले तो वन नीड्स टू डिफाइन कि उसके लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है, बिकॉज अगेन इट इज ए रिलेटिव कंसेप्ट, वन। सेकेंडली, फॉर श्योर आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। अब दो तरीके हैं। एक कि आप अपने को, देखिए अगेन मैं फिर वही बात बोलूंगा जब मैं कोइंसिडेंस के बारे में बोल रहा था कि टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है, वो भी आपको कुछ सिखाने के लिए हो रही है। उसमें भगवान को दोष देना, ग्रहों को दोष देना, माता पिता को दोष देना, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। Whatever happens in your life, I would say it is your doing. Your doing का मतलब मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ व्यक्ति को। आपकी लाइफ में वो होना है तो हो रहा है। Now deal with it and learn and outgrow that. That should be the objective. और मैंने एक चीज़ देखी है, ये फिजिकल डिजीज के केस में तो 100% मैंने देखा है, इवन इमोशनल ट्रॉमा के केस में भी मेरे साथ भी हुआ है कि जो भी चीज़ें उस समय ऐसे होती हैं कि जैसे ना एकदम समय रुक जाता है, मन करता है कि जैसे कूद जाओ, पहाड़ में बोलते हैं भ्यों में, तो भ्यों में कूद जाओ मन करता है। लेकिन उसके आगे सिल्वर लाइनिंग होती है, क्योंकि अगर जब आप उस ट्रॉमा में रहते हैं, कुछ समय उससे डील करते हैं और जब आप उससे एमर्ज होते हैं ना, बाहर निकलते हैं, आप एक नए व्यक्ति के तौर पे निकलते हैं। तो मैं ये कहूँगा टॉक्सिक रिलेशनशिप भी आपको एक मौका दे रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू रीडिस्कवर योरसेल्फ, अपने आप को पहचानने का, नई चीज़ें सीखने का, जो चीज़ें आज तक आपने नहीं की, चाहे वो आपका माइंड मैनेजमेंट की बात बोलें, चाहे हम अपनी फिजिकल सेंस में मैनेजमेंट की बात बोलें, उनको सीखने का, साथ साथ दूसरे व्यक्ति को समझने का ये मौका देती है। Having said this, I don't say that you have to remain in a toxic relationship. अगर आपके बेस्ट एफर्ट्स के बाद कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज देखिए किसी भी रिलेशनशिप में दो पार्ट है। आप यहाँ पर हैं अगर, तो आप कितना ही अच्छा कर लें, अगर ये व्यक्ति जरा सा भी समझने को या चेंज होने को नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर इसका सहयोग जरूरी है। देखिए जब दो व्यक्ति मिलेंगे तो कहीं ना कहीं क्लैश भी होगा और हो सकता है वो क्लैश टॉक्सिक भी हो जाए, लेकिन अगर दोनों पार्टीज रिलेशनशिप को रखना चाहें तो वो उसको ठीक कर सकते हैं, अपने ऊपर काम करके, सिचुएशन के ऊपर काम करके तो किया जा सकता है। बट यस, मैं इतना ये कहूँगा कि डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स एंड डिस्पाइट ब्रिंगिंग ऑल द चेंजेस व्हाट आर रिक्वायर्ड इन यू, इफ इट इज नॉट वर्किंग आउट, गेट आउट ऑफ द टॉक्सिक रिलेशनशिप। नहीं रहना चाहिए, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप जानते बूझते भी रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रति प्यार को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आपको अपने को प्यार करना आना चाहिए। वो जो सिर्फ इंटरनल डैमेज होता है ना, जो इंटरनल डैमेज टॉक्सिक रिलेशनशिप क्रिएट करता है आपकी इमोशनल उस पे और फिजिकल वेलबीइंग पे, हाँ, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग उसका इफेक्ट करता है। जी, कभी कभी ऐसा भी होता है सर कि जब हमारे साथ एडवर्सिटीज होती हैं, लाइफ में मजरीज होती हैं, तो हमें कभी ऐसा भी लगता है कि हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, वाई ओनली मी, वाई एम आई सफरिंग, ऐसा क्यों होता है, हम क्यों सफर करते हैं लाइफ में? पहली चीज तो ये जो लाइन ऑफ थॉट है ना, वाई मी, इज रॉन्ग थॉट। इट इज नेवर वाई मी। एंड अगेन कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? अरे आप दुकान चला रहे हो क्या? आप दुकान चला रहे हो कि आपने उसको आलू दिए, उसने आपके उसके बदले पैसे ले रहे हैं आप। इट इज नॉट ए ट्रांजैक्शन, लाइफ इज नेवर ए ट्रांजैक्शन। ये नहीं कि आपने अच्छा किया तो आपके साथ अच्छा होगा, चांसेस हैं, बट नॉट नेसेसरीली। ऐसा नहीं होता, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, लाइफ ट्रांजैक्शन नहीं है। और जिसको आप लाइफ देख रहे हैं ना, कुछ लोगों के साथ, लेकिन मैंने देखा है कि अच्छा ही अच्छा होता है और कुछ लोगों के साथ उनका बहुत बुरा होता है, तो ऐसा क्यों है सर? मैं उसी चीज पे आ रहा था कि जिसको आप लाइव देख रहे हैं, संजीव पांडे 55 साल, मैं अगर इसी को केवल लाइफ मान लूंगा तो फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मामला। ये जो लाइफ है ये बहुत पीछे से चली आ रही है। ये सिर्फ लाइफ में फिजिकल एक मैनिफेस्टेशन होगा। संजीव पांडे 55 साल का हो गया, ये 55 साल का मैनिफेस्टेशन है। लाइफ बहुत पीछे से आ रही है। तो जो आपके लाइफ में हो रहा है वो कुछ तो इस लाइफ से आ रहा है, कुछ पीछे से आ रहा है जो अनएक्सप्लेन्ड है, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। हमारे पास की कर्मास, अगेन कर्मा वर्ड को भी मैं नहीं वो करूंगा, क्योंकि कर्म वर्ड को बहुत ज्यादा अब्यूज हो गया। कर्म को बहुत ज्यादा लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर रखा है।
तो कर्मा नहीं, मैं आई वुड नॉट से कर्मा, वो नहीं, बट दिस इज हाउ यू लर्न। आप ये देखिए ना, जब आप स्कूल में थे, इवन इफ आप बेस्ट स्टूडेंट होते हो तो क्या आप सारे काम अच्छे कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो हम ये नहीं कहेंगे कोई कर्म खराब हो गए। कोई गलत काम भी अगर आप करते हो तो वो आपको सीखने में मदद करता है, आप उस गलती से भी सीखते हो। तो इसलिए कर्म को नहीं, वो कर्म को उस सेंस में लोग कहते हैं कि उसके पिछले जन्म के कर्म खराब थे इसलिए इस जन्म में ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा इस तरह से कर्म का ये वाला, आई डोंट एटलीस्ट बिलीव इन दिस। जितना मैंने समझा जीवन को, मृत्यु को या प्रोसेसेस को, इस तरह से नहीं है। ये एकदम ये अकाउंटिंग नहीं है। कोई आदमी वहां नहीं बैठा हुआ कि आपके वो कर्मों को काउंट करके अकाउंट कर रहा है, ऐसा नहीं है। यू कम हेयर टू लर्न समथिंग बेस्ड ऑन योर प्रीवियस चॉइसेस। हमारे शास्त्रों में ये कहा जाता है कि जो आत्मा होती है वो गर्भ चुनती है। अब जो जिन लोगों ने रीइंकार्नेशन के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड ने रिसर्च की है, दे ऑल्सो से द सेम थिंग, सोल चूजेस द वूम। तो अगर मैंने अपनी माँ को चूज किया, पिता को चूज किया, तो पर्पस से किया है। तो उस पर्पस को समझना है, ब्लेम नहीं करना है कि वाई मी नहीं, बिकॉज यू आर चोजन टू लर्न मोर। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारे को दिक्कत आ रही है तो भगवान चाहता है कि तुम और स्ट्रांग हो। दिस इज वन वे ऑफ पुटिंग अ वेरी डीप थॉट इनटू अ सिंपल सेंटेंस। तो ऐसा नहीं है, वाई मी इज नॉट नेवर वाई मी। आई हैव बीन वर्किंग विद कैंसर सर्वाइवर्स इन दिल्ली, होता है, बट पीपल आई हैव वर्कड विद नाउ द लेडी सेज कि जब ये मुझे कैंसर हुआ था तो मेरा भी वाई मी था, मैंने ऐसा क्या किया, मेरे कौन से कर्म खराब थे। टुडे शी सेज कि that was perhaps the best thing that happened in my life because of that I learned so much. मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई उसके बाद। तो हम जिसको क्षणिक तौर पे बुरा बोल रहे हैं, इन द लॉन्ग रन जरूरी नहीं है कि वो बुरा हो, हमें उस समय बुरा लग रहा होता है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ी मैट्रिक्स है, इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा विस्तार से समझना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि आप बहुत एक छोटा, हम बहुत छोटे छोटे उसमें बांधने की कोशिश कर रहे हैं जीवन को। जीवन बहुत विशाल है। सर एक कोटेशन है, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द ओनली पाथ। अभी जो रिसेंट कोविड टाइम हमने देखा तो बहुत लोग इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझे, दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत सारा डाउनफॉल, लोगों की ज़िंदगी काफ़ी चेंज हुई है। टेंशन और प्रेशर का माहौल जो है वो काफ़ी बढ़ भी गया। तो ऐसे माहौल पे मीन्स हाउ टू रिमेन हैप्पी, और कैसे इस टेंशन को टेंशन वाली ज़िंदगी में भी हम कैसे खुश रह सकते हैं? देखिए, अगेन मैं जो हम बात कर रहे थे पर्सनल लेवल पे कि जो भी क्राइसिस आती है, कोई भी ट्रॉमा आता है, वो हमें एक चांस देता है अपने आप को रीडिस्कवर करने का और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने का, लाइफ को दोबारा एक अलग लेवल से जीने का। जो सृष्टि है उसकी भी एक साइकिल है। जैसे आप देखें, हर 100-150 साल बाद, 200 साल बाद कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज आती है। अगर आप हिस्ट्री में देखें, जैसे इससे 100 साल पहले 1918 के आसपास स्पेनिश फ्लू आया था, वो भी एक तरह का कोरोना वायरस था, ठीक है। उससे पहले ब्लैक डेथ हुई थी, प्लेग आया था। मुझे लगता है कि जो सृष्टि है ना, वो भी एक तरह से चक्र में क्राइसिस क्रिएट करती है, अगेन टू एलिवेट द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जैसे अगर मेरे ऊपर पर्सनल क्राइसिस आई, मेरा जीवन बिल्कुल चेंज हो गया और उसके बाद मैंने नौकरी भी छोड़ दी। वो मेरा पर्सनल क्राइसिस था, मैंने उससे ग्रो किया, मैंने उस चीज के कारण जो हुआ, उसके कारण अपने जीवन में कोई एक अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू किया, अनुभव अलग ढंग से होना शुरू हुआ, मुझे जीवन जो फील आता था अलग आना शुरू हो गया। एंड आई एम सिटिंग बिफोर यू बिकॉज ऑफ दैट। इसी तरह से मुझे लगता है कि जो सृष्टि है वो भी बीच बीच में, ये तो मेरी पर्सनल कॉन्शियसनेस की बात थी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को भी राइज करने का मौका देती है। इस कोविड में ये ठीक है नेगेटिव था, बहुत लोगों के नियर एंड डियर वंस गए, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, हैप्पीनेस इंडेक्स अगर हम कहें तो वो नीचे चला गया, लेकिन साथ साथ बहुत सारे लोगों को बड़ी डिफरेंट रियलाइजेशंस हुई हैं कि बहुत लोगों को ये समझ में आया कि जिस दौड़ में हम लगे हुए हैं, जिस पैसे कमाने की दौड़ या पावर की दौड़, वो दौड़ कितनी सतही है और कितनी फ्यूटाइल है। और जितना खर्चे का हमारे मन में एक एस्टिमेट होता है कि घर को चलाने के लिए इतना पैसा चाहिए, जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों को समझ में आया कि अरे घर का खर्चा तो बहुत कम पैसे में हो जाता है।
ये रियलाइजेशन थी, ये रियलाइजेशन कलेक्टिव लेवल पे हुई है, बहुत सारे लोगों को हुई है, इसलिए कलेक्टिव लेवल कह रहा हूँ। तो ये तो बात हो गई कि जो डाउनफॉल आता है या उस चीज के लेके, तो मुझे लगता है जो कलेक्टिव क्राइसिस है वो एक इंस्ट्रूमेंट है टू रेज द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अब आती है बात कि हैप्पी कैसे रहा जाए। अब कोटेशन तुम्हारी अच्छी है, पॉइंट ये है कि जो आपकी जर्नी है, जर्नी अगर हम कोई एम बनाते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, तो जो एवरेस्ट पे जाता है, कल ही हम मनीष से मिले थे, हम वही बात करते कि एवरेस्ट पे कितने मिनट रहे तुम? 30 मिनट। तैयारी कितने साल की? 10 साल से लगा हुआ था। इंटेंस तैयारी कितने साल की? 2 साल। वो जो जर्नी है, हैप्पीनेस इज द पाथ, वो जर्नी हैज टू बी हैप्पी, जर्नी हैज टू बी प्लेजेंट। तो जीवन भी जर्नी है ना, तो जीवन में आप डिफरेंट डेस्टिनेशन से पहुंचोगे। जैसे मनीष एवरेस्ट पे 30 मिनट रहा, वैसे हम किसी भी सफलता की चोटी पे भी थोड़ी देर रहते हैं। आप आईएएस बने तो थोड़ी देर के लिए वो यश है, फिर तो जिंदगी, इतने हजारों आईएएस बने भाई, हजारों बच्चे आईआईटी में गए, वो क्षणिक है या कुछ दिनों का है कह लीजिए, फिर तो जिंदगी नॉर्मल बहती है। तो जो ये बह रही है ये प्लेजेंट होनी चाहिए। तो इसके लिए हैप्पी रहने का जो मंत्र सीखने वाली बात है, अगेन जीवन के जो सूत्र हैं, जीवन किन प्रिंसिपल्स पे चल रहा है, उसको समझना आवश्यक है कि कैसे आप हैप्पी रह सकते हैं। बहुत एक सिंपल से अगर मैं एक लाइन में बात बोलना चाहूं, आप ये देखिए, अपने विचारों को चेक करिए बिल्कुल ऑनेस्टली। आप पाएंगे कि आपके जो विचार है, जो विचार आपको तंग करते हैं, जो विचार आपको स्ट्रेस देते हैं, अगर आप अपने विचारों को बहुत ऑनेस्टली बिल्कुल इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे ना, आप पाएंगे कि आपके विचारों में जो अधिक विचार है, मोर देन 60-70% विचार, उन चीजों से आप परेशान हो रहे हैं जो चीजें आपके कंट्रोल में हैं ही नहीं। और जो चीजें आपके कंट्रोल में हैं उनको आप कम ध्यान देते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उनको ध्यान देना शुरू करते हो, आपको अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। बड़ा इजी है। मेरी तबीयत खराब है, आपको भी पता है कि अगर मैं रोज सुबह वॉक करना शुरू कर दूंगी या योगा करना शुरू कर दूंगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके लिए मेहनत लगती है, विल पावर लगती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। हम नहीं आना चाहते, हम सब एस्केपिस्ट हैं, हम सब कामचोर हैं। तो ये जो अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी लेने वाली बात है ना, वो अपना कंट्रोल स्फीयर है, हम उसको तो भूल जाते हैं। इसका मतलब जीवन आपके अपने हाथों में, आप चाहे तो उसे संवार सकते हैं, चाहे तो उसे बिगाड़ सकते हैं। एग्जैक्टली। तो बेसिक फंडा क्या है हैप्पीनेस को मेंटेन करने का? पाथ ऑफ हैप्पीनेस की आपने बात की थी। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उस समय उस मोमेंट पे नहीं है, उस पे दिमाग मत लगाइए, और जो चीज आपके कंट्रोल में उस समय है उस पे दिमाग लगाइए, उस पे काम करिए। उस समय को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कि आज के दिन में मेरे पास संपर्क साधन ना हो, मैं इतना सक्षम ना हो कि मैं कोई चीज कर पाऊं, लेकिन हो सकता है कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद मैं वो चीज कर पाऊं। तो इसलिए मैंने बोला उस समय, एट द मोमेंट, इफ द थिंग इज आउट ऑफ योर कंट्रोल, डोंट अप्लाई योर माइंड, अप्लाई योर माइंड ऑन द थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल। तो लाइफ आपके कंट्रोल में आती है, तो हैप्पीनेस आपकी बढ़ती है। तो आई थिंक ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। बहुत सारी चीजें हैं, बट दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत सरल शब्दों में आपने हमें बताई है। एक व्यक्तिगत प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आप एक पूर्व सिविल सेवा अधिकारी रह चुके हैं जी। तो आप ही ने अभी बताया हमें कि कुछ ऐसा कारण रहा कि आपने उस नौकरी को छोड़कर इस लाइफ को, इस जर्नी को चुना। क्या हम जान सकते हैं कि ऐसा क्या मोड़ आपके जीवन में आया? हाँ, नहीं, क्यों नहीं जान सकते भाई, क्योंकि ऐसा छिपा हुआ फैक्ट नहीं है। 2000 मेरा एक बहुत करीबी दोस्त था, 2002 में उसे कैंसर हो गया था, और वो इतना करीबी था कि उसके साथ हमने बहुत सारे सपने बुने थे, और मैंने ही नहीं, हम दोनों की फैमिलीज भी बिल्कुल एकदम ऐसी जलिंग थी। तो हमने बहुत सारे सपने साथ में बुने थे। उसको कैंसर हो गया, 11 महीने 10 दिन वो स्ट्रगल करता रहा और फिर चला गया। वो जो डेथ थी, उस डेथ ने बहुत सारे प्रश्न मेरे सामने पैदा कर दिए। इससे पहले कुछ साल पहले मेरी बेटी की डेथ भी हुई थी, पहली बेटी की मेरी डेथ हुई थी, उससे भी बहुत सारे प्रश्न पैदा हुए थे, लेकिन आई थिंक आई वाज टू यंग टू अंडरस्टैंड दोज क्वेश्चंस, या आई डोंट नो। लेकिन इस डेथ ने पूरा झकझोर दिया, मुझे तोड़ दिया। तो जब वो प्रश्न मेरे सामने आए कि मैं कौन हूं, इस जीवन का पर्पस क्या है, क्या कर रहा हूं मैं इस जीवन पे, इस धरती पे आया क्यों हूं, इन प्रश्नों के जवाब मैंने ढूंढने शुरू किए, तो बहुत सारे चीजें खुलनी शुरू हो गई।
और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ढूंढने शुरू किए, मैं तो सिर्फ प्रश्नों के साथ रहा, जवाब अपने आप आए। देखती बड़े अनोखे ढंग से जवाब आए। मैं बॉम्बे में एक बुक स्टोर में हूँ, एक किताब खोलता हूँ, जिस प्रश्न से मैं 15 दिन से डील कर रहा हूँ, किताब खोलता हूँ, सामने उस चीज़ का जवाब मुझे मिलता था। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ। तो ये मैं ये कहूँगा कि मैंने नहीं किया, शायद समय आ गया था, तो आई डोंट नो, ईश्वर कृपा थी या ग्रेस थी या आई डोंट नो, जो भी हुआ मुझे, मैं उनको शब्दों में नहीं बता सकता, लेकिन मेरी लाइफ अलग दिशा में चल पड़ी। तो मैंने फिर जब इस चीज़ पे रिसर्च करनी शुरू की, तो फिर मेरी बॉडी, माइंड, एनर्जी पे मैंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। जैसे मैं अभी बैठा हूँ इतनी देर से, आज से 13 साल पहले या मे भी 15 साल पहले मैं ऐसा नहीं बैठ सकता था। 18 साल मुझे स्पॉन्डिलाइटिस रहा है, मैं यहाँ कॉलर लगाता था, मैं यहाँ बेल्ट लगाता था, ऐसे बैठ ही नहीं सकता था इतनी देर। अब मैं इतनी देर से बैठा हूँ, मेरी वो बीमारी सारी पैथी लगाने के बाद ठीक नहीं हुई, तब ठीक हो गई। When I changed my thought pattern, the way I used to exist in the world, तो मेरी बॉडी में चेंजेस आ गए, मेरे नेचर में चेंज आ गए। तो ये चीजें फिर समझनी शुरू की, तो वहां से जर्नी शुरू हुई। फिर कुछ समय बाद ये लगा कि मैं शायद जो मेरा एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी, उस जर्नी में मुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और मैं कोई लाइफ कोच बनने के लिए मैंने नौकरी नहीं छोड़ी थी। ये तो लाइफ कोच लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, तो मैंने भी बोलना शुरू कर दिया अपने को। लेकिन मैंने तो जो सीखा, मैं तो वही सब शेयर कर रहा था। दैट इज ऑल। सर, कभी कभी ऐसा होता है ना कि डेस्टिनी हमें जहाँ ले जाना चाहती है, तो हमारे जीवन में उस तरह के चेंजेस आते हैं, उस तरह के परिवर्तन आते हैं, तो हम इंसान को क्यों ब्लेम करते हैं? दैट वाज रिटन इन द डेस्टिनी ना, वो तो इस इंसान के भाग्य में लिखा था। आप इस पे क्या कहते हैं? ब्लेम, देखिए, ब्लेम तो मैं कहूँगा कि ब्लेम अगर हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी कमजोरी को दिखा रहे होते हैं। ब्लेमिंग नेवर वर्क्स, क्योंकि ब्लेम करने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको ईश्वर को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। Do you believe in the word like destiny? I don't believe वाला बिलीव नहीं है मेरा, बट यस, डेस्टिनी इज डेस्टिनी क्या है? आप डेस्टिनी को समझने की कोशिश अगर करें, मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ रखी है, मैंने पामिस्ट्री पढ़ रखी है, मैं कुंडलियां बांचा करता था। अपने दोस्त की डेथ के बाद मैंने बंद कर दिया वो सारा। डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी आपके जो लंबी जर्नी चली आ रही है ना, जो जर्नी आपको अभी पता नहीं है पीछे की, उसके हिसाब से यू कम ऑन दिस प्लेनेट विद द ब्लूप्रिंट, जो आपने चूज किया था, जो आपकी आत्मा ने चूज किया था, उस ब्लूप्रिंट को आप लेकर आते हैं। उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से देयर बिकम्स अ प्रोबेबल पाथ। अंडरलाइन द वर्ड प्रोबेबल पाथ। वो प्रोबेबल पाथ आपका होता है, वो हम डेस्टिनी बोलते हैं। वही पाथ प्रिडिक्ट भी होता है। जब हम कुंडली को बांचते हैं तो वो पाथ प्रिडिक्ट होता है, हाथ देख के वो पाथ प्रिडिक्ट होता है, बट वो प्रोबेबल पाथ है। यू कैन ऑलवेज चेंज दैट। यू कैन चेंज इफ यू वर्क इन अ सर्टेन वे। यू कैन स्टॉप क्रिएटिंग कर्मास, जिसको हम अगेन कर्म, फिर तुम कहोगे कि कर्म को भी आपने वो बोल रहे थे, बट यस, जो आपके लास्टिंग इम्प्रिंट्स होते हैं, जो आप कैरी करते हैं, या जो इस लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं, यू कैन स्टॉप क्रिएटिंग कर्मास। देयर इज अ वे टू लिव दैट काइंड ऑफ ए लाइफ। तो वो पॉसिबल होता है। तो इसलिए ब्लेम नेवर वर्क्स। ब्लेम नहीं है। जो भी लाइफ आपकी है, एक्सेप्ट इट। अगेन मैं वही बोलूंगा कि जो चीज आप चेंज नहीं कर सकते हो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए एंड मूव ऑन। अपने ऊपर काम करते रहिए। तो ब्लेम ब्लेम नहीं। और डेस्टिनी को भी मैं वैसे विश्वास नहीं करता हूँ कि डेस्टिनी के हिसाब से सारी चीजें हो रही हैं। बट यस, अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, अगर आप स्वाध्याय नहीं करते हैं, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जो पाथ है उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, देन यस, योर लाइफ विल गो एग्जैक्टली एज पर योर डेस्टिनी। बट अगर आप अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, जब आप अपने बॉडी, माइंड, एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, यू कैन ऑलवेज चेंज योर डेस्टिनी। कभी कभी सर मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ ना कि मेरा जो एग्जिस्टेंस, जैसे कि अभी आपने बोला व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमिंग हियर, ये क्वेश्चन मेरे अंदर भी बहुत चलता, मतलब मुझे परेशान करता है कि दुनिया में इतने सारे लोग आए और कितने चले गए। एक दिन हम भी इसी तरह से मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हम अपने पीछे क्या मार्क छोड़कर जा रहे हैं। तो ये थॉट आना है कि व्हाट इज द पर्पस टू लिव। ये पर्पस नहीं है। I am absolutely insignificant in this scheme of things. You are insignificant. I am insignificant. विवेकानंद आए, गांधी आए, रामकृष्ण परमहंस आए, अब नाम है, आश्रम है, ठीक है, वो तो नहीं है, ना वो बातें हैं,
तो लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है? टू बी हैप्पी, आनंद में रहना। आपका कोई पर्पस नहीं है। ये मत सोचिए कि आपको दुनिया को चेंज करना है, आपने बहुत कुछ यहाँ इम्प्रिंट छोड़ के जाने हैं। ये सब बेकार की बात है। कोई इम्प्रिंट मत छोड़िए, आप सब कुछ अपने साथ लेके जाओ, बोरिया बिस्तर उठा के लेके जाओ अपने साथ में। जब तक रहो पॉजिटिव रहो, आनंद से रहो। अगर आप आनंद में रहते हैं, आपका पूरा ऑरा चेंज हो जाता है। जो आपके संपर्क में आता है वो आपकी पॉजिटिविटी को फील करता है। वो आपका पर्पस है। उसके बाद फिर जो होता है वो होता है, आप करते नहीं हो। तो जो पर्पस है वो ये है कि पहले अपने आप को क्लियर कर लीजिए। जो हमारे अंदर ऐसे गड्ढा बना हुआ है ना, हम सबके भीतर गड्ढा बना हुआ होता है, इसलिए हम भागते रहते हैं। लेकिन सर ये भी तो होता है कभी कभी दूसरों की चॉइसेस, स्पेशली हमारे फैमिली मेंबर्स, उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग लाइफ लीड करने के चक्कर में हम अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं। हम खुश नहीं रह पाते। इससे कैसे बाहर निकले? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रही हो भाई। देखिए, लोगों के हिसाब से जीवन जीना नहीं होता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स भी हों, ठीक है, वो नहीं है। कभी कभी हमें अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगेन, जीवन इज ए ट्रेड ऑफ। हर चीज की कुछ कॉस्ट है, कुछ पे ऑफ्स है। तो कहीं ना कहीं आपको चॉइस तो करनी पड़ेगी और कुछ इसका प्राइस भी पे करना पड़ेगा। अगर आप कुछ पढ़ के कुछ बनना चाहते हैं तो बच्चे को उतने टाइम मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो वो जहां उसके दोस्त बाहर मस्ती मार रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहा है, वो कॉस्ट पे कर रहा है उसकी, लेकिन उसका पे ऑफ क्या है कि कल को वो सफल हो जाएगा, अच्छी जगह चला जाएगा, उसके दोस्त शायद वहीं रह जाएंगे, तो वो उसका पे ऑफ है। तो लाइफ तो इस ढंग से चलती है। बट एट द सेम टाइम आपको, आप असली में कौन है उसको पहचानना, आप क्या करना चाहते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। और अक्सर आप ये देखो कि जब आप कह रहे हो ना कि पेरेंट्स ही क्यों आप बोलिए, आप पीयर ग्रुप लीजिए ना, आपका पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस होता है। तो आपको ये चेक करना है कि जो भी आपके डिजायर्स आ रही हैं, जो भी आपकी एस्पिरेशंस आ रही हैं, वो आ कहां से रही हैं? वो आपकी हैं या बाहर से आ रही हैं, इन्फ्लुएंस से आ रही हैं। इतने सारे लोगों के साथ मैं काम करता हूं, कोई कहता है मुझे बड़ी कार खरीदनी, क्यों खरीदनी है पूछता हूं, अभी भी अच्छी कार में घूम रहा है, उससे दुगनी कीमत की कार खरीदना चाहता है। क्यों खरीदना चाहता है? क्योंकि उसके 3 दोस्तों के पास वैसी कारें हैं, इसलिए खरीदना चाहता है। नो, दिस इज अ रॉन्ग वे टू लिव। तो आपको ये देखना है कि जो आप कह रहे हो ना कि मैं खुश रहना चाहती हूँ, खुशी को भी चेक करिए। खुशी ऐसी तो नहीं है कि वो पीयर के इन्फ्लुएंस के कारण खुशी को ढूंढ रहे हैं आप। अगर आप वास्तविक तरीके से देखें जीवन को, खुशी वो है दीप्ति जो अनकंडीशनल है, जो अपने भीतर से अपने आप आती, जो किसी कंडीशन से अटैच नहीं है कि मेरे पास बहुत अच्छी साड़ी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे पास iPhone 13 ग्रीन आ जाएगा, आजकल ग्रीन आ रहा है, ग्रीन आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये कंडीशनल है। मैं बड़ी BMW ले लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये कंडीशनल है। वो खुशी कभी लास्टिंग हो ही नहीं सकती है। खुशी वो है जो अनकंडीशनल है। तो अनकंडीशनल खुशी को प्राप्त करने का आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ टेक्निक सीखनी पड़ेगी, ताकि जो आपने अपने आसपास ये जो अपने शब्द यूज करते हो ना, मकड़ जाल, ये जो मकड़ जाल बुन रखा है ना, ठीक है, उस मकड़ जाल को ताकि आप हटा सको। द मोमेंट इट गोज, आपको समझ में आ जाता है कि असलियत क्या है, कैसे मजा आ रहा है जीवन में। और मजा तो बिना किसी चीज के आता है। सही बात है। अगर हम किसी चीज से अटैच करके आनंद का उपयोग करेंगे तो वो कंडीशनल टेम्परेरी होगा। यस, टेम्परेरी जब होगा। तक वो चीज हमारे पास है तब तक ही हम उसको, उसका प्लेजर, उसको फील कर पा रहे हैं, और उसका एंजॉयमेंट। वो भी बहुत मुश्किल है। जो चीज आपके पास iPhone है, आपने ले लिया, 10 दिन में शौक खत्म हो जाता है। बहुत अच्छी लड़की से शादी हो गई, 6 महीने में नॉर्मल हो जाता है सब, ठीक है। बड़ा घर ले लिया, बिल्कुल डिजाइनर हाउस, 2 साल बाद सब। तो इसलिए वो भी नहीं है कि आपका वो प्राप्त हो जाएगा, तो बिकॉज यू आर इवॉल्विंग, यू आर मूविंग। तो जो हमें भीतर जो गड्ढा है ना, जो हमेशा सीख करता रहता है, ढूंढता रहता है, उसको भरना होता है। वो गड्ढा भर जाएगा तो अनकंडीशनल खुशी हो जाएगी, आनंद आ जाएगा जीवन में। सर, अभी क्लास क्वेश्चन में पूछना चाहूँगी, जैसे काफ़ी सारे बच्चों की काउंसलिंग और पेरेंट्स की काउंसलिंग आप करते हैं, तो ये पेरेंटिंग से रिलेटेड है कि आज के टाइम पे बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा टाइम मीडिया के साथ स्पेंड करते हैं, तो जो हेल्दी डिस्कशन होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, वो शायद कहीं ना कहीं उतना नहीं हो पा रहा है, वो कम है। बच्चे बहुत ज़्यादा लोनर्स हैं, बहुत ज़्यादा अपने पे अकेले रहना, पहले की जैसे जॉइंट फैमिलीज भी नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज का ज़माना है, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने साथ ही स्पेंड करते हैं। तो कैसे, मतलब ये जो गैप आ गया है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, इस गैप को कैसे फिल किया जाए?
अगेन कि बाय इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन, बाय इंक्रीजिंग द ट्रस्ट, अब कैसे होगा कि देखिए पेरेंट्स हैं जो 20 साल या 25 साल पुराने डेटाबेस के साथ अप्रोच कर रहे हैं अपने बच्चे को। अच्छा, पिछले 25-30 सालों में पूरी दुनिया बदल गई। 25-30 सालों में हम जो तार से बंधा हुआ फोन होता था उससे हम अब मोबाइल पे आ गए। इंटरनेट से पूरी दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो गई। अमेरिका की हर चीज हमें इंस्टेंटली अवेलेबल है इंफॉर्मेशन वाइज। तो ये जो गैप है, इस गैप को बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है। वो अभी भी जो पुरानी अपनी टाइम की जो पेरेंटिंग की चीजें थी वो लगाते हैं बच्चों के ऊपर। पहले तो वो चीज एप्लीकेबल नहीं है। तो जैसे हम लोग फोन में आते हैं ना, अपडेट्स आते हैं, लैपटॉप में अपडेट्स आते हैं, तो पेरेंटिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल आज की डेट में क्या है कि पेरेंट्स नीड टू अपडेट देमसेल्व्स एंड अपग्रेड देमसेल्व्स। बच्चों के ऑटोमेटिक अपडेट्स हैं क्योंकि वो तो नए जमाने वाले हैं, हम पुराने जमाने वाले हैं। तो हमारा जो बेसिक सॉफ्टवेयर है वो तो पुराना है ना, तो हमें अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। तो सर पेरेंट्स को अपने अंदर क्या चेंज? हाँ, कि पेरेंट्स को बच्चों के हिसाब से सोचना पड़ेगा। बच्चे पेरेंट्स के हिसाब से नहीं सोचेंगे। इसको इस ढंग से समझिए ना, नदी बहती है, जो रुद्रप्रयाग में नदी है और जो ऋषिकेश में नदी है, रुद्रप्रयाग वाली नदी तो ऋषिकेश आ गई, क्या ऋषिकेश वाली नदी कभी रुद्रप्रयाग जाएगी? नहीं जाएगी, अगेंस्ट द नेचर। हमसे आगे हैं बच्चे। बच्चा कभी भी इस जगह पे आके नहीं सोचेगा। हाँ, ये कर सकते हैं कि पेरेंट्स इसके साथ साथ बहना शुरू करें, यहां से साथ साथ बहें। जब मेरी बेटी टीनेज में थी तो मैंने बहुत सारे वो वाले सीरीज देखने शुरू किए जो मेरी बेटी देखती थी, अमेरिकन जो सीरीज चलती हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज मुझे समझने की जरूरत थी। उनके जोक्स मुझे, जो ये जनरेशन के जोक्स हैं, ये मुझे समझने की जरूरत थी। किस तरह की थिंकिंग इस जनरेशन की है वो समझने की जरूरत थी। तो मैंने अपने को इस ढंग से तैयार किया कि मैं अपनी बेटी के साथ उसके लेवल पे जाके बात कर सकूं। यानी रुद्रप्रयाग से मैं ऋषिकेश आया, बेटी ऋषिकेश में है, मैं ऋषिकेश से आगे हरिद्वार की तरफ उसके साथ बहा। ठीक है, तो आज की डेट में विद द रिजल्ट कि मेरी बेटी मुझसे हर तरह की डिस्कशन कर पाती है, एवरीथिंग। कोई कहेगा कि अरे ऐसी बातें आप कैसे कर सकते हो, बट अगेन देयर इज नो गुड बैड। आप कैसे चीज को समझते हो, देखते हो, वो उसको गुड बैड बनाती है। गुड बैड अपने आप में गुड बैड नहीं होता है। तो मेरी बेटी मुझसे हर चीज डिस्कस करती है। वो जो कम्युनिकेशन है, पेरेंट हमने भी एक लाइन ड्रॉ कर दी है बच्चों के बीच और अपने बीच। हमने सबसे बड़ी बात, हमने जो गलत सही की जो धारणा है ना, पहले हमें अपने आप को उससे मुक्त करना पड़ेगा। गलत सही कुछ नहीं होता है। अब मेरे एक दोस्त है, उसका बेटा सिगरेट पीता है, अब छिप के सिगरेट पीता है। अब उसकी वाइफ परेशान कि भाई वो सिगरेट पीता है। ठीक है, मैं कोई सिगरेट का सपोर्टर नहीं हूं, सिगरेट पीना खराब करता है आपको, बट अब बेटे को बोलो कि सिगरेट पीना बेटा खराब है, तो किस बेटे ने बाप की सुनी आज तक? सिगरेट पीना खराब है कह के। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे में? किसी भी चीज में, केवल सिगरेट के ऊपर बात लागू नहीं होती है। यहाँ कोई भी आदमी किसी के बोलने से नहीं सीखता है। आप जो बच्चा होता है वो बाप के आचरण से सीखता है। तो अगर आप पहले तो अपनी जो हार्ड लाइन ओपिनियन है कि ये बहुत खराब है इसलिए तुम भी खराब हो, इसको हटाने की जरूरत होती है। किसी खराब एक्शन से कोई आदमी खराब नहीं हो जाता है। वो एक्शन खराब है, व्यक्ति थोड़ी खराब है। पहले तो इस डिफरेंशिएशन को समझने की जरूरत है। आपका बच्चा अगर सिगरेट पी भी लिया तो खराब नहीं हो गया वो एक्शन हम अप्रूव नहीं करते, बाकी चीजें तो अप्रूव करिए। हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट, बिगड़ गया लड़का, ऐसी आती है ना आवाज, अब लड़का बिगड़ गया जी, सिगरेट पीनी शुरू कर दी इसने। इंस्टेंट रिएक्शन होता है। सिगरेट पीना खराब है, बिल्कुल ठीक है, लंग्स परमानेंट डैमेज हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, बट आपके कहने से वो नहीं सीखेगा। आप उसको, अगर आप अपना कम्युनिकेशन गुड बैड को हल्का सा हटा देते हैं, आप अपना कम्युनिकेशन उससे बढ़ाते हैं, एज एन एडल्ट बात करते हैं, वो भी आपको बोलेगा कि डैड जब आप ये बाइक चलाते हो ना, कभी कभी बहुत फास्ट चलाते हो। उसने ऑब्जर्व किया तभी तो बोला। लेकिन कितने डैड हैं जो इस उसकी बच्ची की बात को ओपनली सुन के उस पर करेक्टिव एक्शन लेंगे? मोस्टली नहीं लेते। हम उसको डिफेंसिव, नहीं मैं कहाँ चलाता हूँ, अरे मैं बहुत अच्छी बाइक चलाता हूँ, आज तक कभी हुआ कुछ? हम डिफेंड करते हैं उस चीज को। अब क्या यहाँ पर इक्वेशन को समझो,
अगर मैं अपनी बात को डिफेंड कर रहा हूँ एज फादर, आई मे बी राइट इन माई ओन वे, कि मैं हो सकता है कि मैं वाकई बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ इसलिए मैं तेज चला पाता हूँ, लेकिन बच्चे को तो नहीं पता। तो बच्चा जो मुझे एडवाइस दे रहा है अपनी जजमेंट के हिसाब से, इफ आई इम्प्लीमेंट दैट एडवाइस विद एन ओपन माइंड, तो बच्चे को मैसेज क्या गया, माई ओपिनियन मैटर्स एंड माई फादर अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट माई सजेशन। तो नेक्स्ट टाइम जब फादर सजेशन देगा, ही विल ऑल्सो एक्सेप्ट हिज सजेशन विद एन ओपन माइंड। ये इक्वल है यहाँ पर। ये ऐसा नहीं कि बाप सीनियर है तो वो बच्चा जूनियर हो गया। ये फौज नहीं है कि सीनियर ऑफिसर की बात माननी ही पड़ेगी। फैमिली में फौज के प्रिंसिपल्स नहीं चलते हैं। यहाँ इक्वल है। बच्चे का साइज ही तो छोटा है तो इंडिविजुअल। तो ये जो अगर हम समझ डेवलप करते हैं बच्चे से, मेरी बेटी ने मुझे कितनी बारी वो डांट देती है, मुझे कितनी बारी बोलती है, और मैं कुछ सुनता हूं, मैं उसकी बात, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी करता हूं। तो उसको भी पता है कि अगर मैं डैड को कुछ ओपिनियन देती हूं तो डैड उसको एनालाइज करके अगर इंप्लीमेंट करने लायक होता है तो करते हैं इंप्लीमेंट। आई हैव इंप्लीमेंटेड सो मेनी ऑफ हर सजेशंस इन माय लाइफ, क्योंकि शी इज माय टीचर आल्सो। वो सिखाती है मुझे बहुत सारी चीजें, तो मैं भी सिखाता हूं उसको, वो भी मुझसे सीख लेती है ओपन माइंड से। तो हमारी लड़ाई नहीं होती, कम्युनिकेशन अच्छा चलता है। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज डेवलप करने की बात है। सर एक और चीज मैंने नोटिस करी है, खासकर टीन एज में बच्चों के ऊपर पीयर प्रेशर कहा जा सकता है, बहुत ज़्यादा वो अपने लुक्स पर ज़्यादा फोकस्ड होता है। मुझे लगता है एज बीइंग अ मदर, मुझे ये लगता है कि ये वो टाइम है जब उनको अपनी पढ़ाई के प्रति, अपनी इनर सेल्फ को ग्रूम करने के लिए उन्हें ये टाइम दिया गया है। तो इससे हम बच्चों को कैसे कैसे उनका माइंड चेंज करें, या कैसे हम उन्हें सिखाएं दैट दे शुड बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स देयर स्टडीज। देखिए, पहली चीज की जो बच्चा करता है ना, वो केवल पीयर ग्रुप से नहीं करता। आई डोंट एग्री विद दिस। बच्चा नहीं, हार्मोन्स तो हैं ही। बच्चा अपने आसपास भी देखता है, घर में भी देखता है। देखिए, बच्चा घर में बहुत समय बिता रहा है, तो बच्चा अगर बॉडी कॉन्शियसनेस डेवलप कर रहा है, एक तो हार्मोनल है, एक एज के बाद बॉडी कॉन्शियसनेस अपने आप आती है, वो नेचुरल है, होना भी चाहिए। तो बीच बीच में शीशे में जाके ऐसे ऐसे करे, मैं भी कभी करता था जब मेरे बाल थे, तो वो नेचुरल है। लेकिन उसको ओवरडू करना इज बैड। जो ओवरडू है, कहीं ना कहीं जो भी पेरेंट्स इस चीज को फेस कर रहे हैं, दे नीड टू चेक कि वो क्या कर रहे हैं। क्या जो माँ है वो हर फंक्शन के लिए नई साड़ी खरीद रही है? क्या वो ब्यूटी पार्लर, हर इवेंट से पहले ब्यूटी पार्लर जाती है? कहीं ना कहीं बच्चे को मैसेज जा रहा है घर से। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा टोटली पीयर ग्रुप से इफेक्ट होता है, नहीं होता। वो दैट इज जस्ट वन फैक्टर। घर से मैसेज जाता है। कहीं ना कहीं हम कपड़ों को, स्किन टोन को, मेकअप को और सब चीजों को अनड्यू इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ढका छिपा होता है, हमें अपनी गलतियां हमें दिखती नहीं है, हम अपने को देख नहीं पाते हैं। तो वन नीड्स टू चेक। और फिर अगर आप खुद को, अगेन मैं कहूंगा कि आपके आचरण से सीखता है बच्चा। अगर आप इसको हल्का सा अपनी लाइफ से थोड़ा सा नीचे कर देते हो, इट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक गुड। अगर आप उसको हल्का सा नीचे कर देते हो तो बच्चा ऑटोमेटिकली नीचे कर देगा। क्योंकि बच्चा, पेरेंट्स चाहे टीनेजर भी हो, कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स की अप्रूवल चाहता है, कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स से अप्रिसिएशन चाहता है। अगर पेरेंट्स अपने को चेंज करते हैं तो वो भी चेंज करेगा। और एक और चीज है साथ में, आजकल के पेरेंट्स जैसे मोस्टली बॉयज के जो हेयर स्टाइल्स हैं उससे बहुत ज्यादा परेशान है। देखिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्यों परेशान है भाई? आप बच्चे के बाल आपको क्यों तंग कर रहे हैं? बाल बहुत सतही चीज है, क्यों तंग कर रहे हैं आपको बाल? आप उसके और चीजों पे दिमाग लगाइए ना। ये क्या है? ये नोशन से आगे वो गुड बैड वाला चक्कर है। आप अपने 25 साल पुराने डेटा को यहाँ फिट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपके पिताजी वो मशीन चलवा देते थे तो आपको लगता है कि नहीं, ये लंबे बाल कैसे रख सकता है। मत लगाइए, ये बहुत छोटी चीजें हैं। आप रिलेशनशिप पे काम करिए ना। बालों से क्या फर्क पड़ता है? बाल बाद में रहते भी नहीं है भाई, मुझे देखो, ठीक है। तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो मेन चीज है इंपॉर्टेंट की रिलेशनशिप की, बच्चे और पिता या बच्चे और माता वाली, उस पर फोकस करना चाहिए। ये बहुत सतही चीजें हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कितने सारे बच्चे हैं जो बड़े लंबे लंबे बाल और वो कलर वलर करते हैं आजकल, उसके बावजूद, फॉर दैट मैटर, मैं कनाडा में गया था तो मेरी बेटी की दोस्त, एक दिन उसके बाल बिल्कुल नीले थे, बिल्कुल नीले, ब्राइट ब्लू। नेक्स्ट टाइम मिली तो एकदम ब्लैक थे। फिर अभी मुझे बताया उसने, मेरी बेटी ने, कि उसने अभी कुछ ऑरेंजिश टाइप के कर लिए हैं। वो लड़की ब्राइट है, उसका CGPA 4 आता है, 4 out of 4 आता है। बालों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप
ये तो जस्ट एक परिधान तो है। अब आप क्वेश्चन करोगे साहब आप कुर्ते में ही बैठते हो, क्यों बैठते हो? अरे इससे थोड़ी फर्क पड़ता है, ये परिधान है तो बाल भी एक तरह का परिधान है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सर आज आपके साथ बैठ के लाइफ की बहुत सारे पहलुओं के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला। इससे मैं अपना एक सौभाग्य बोल सकती हूँ कि आप इतने दूर से आए हम लोगों को गाइडेंस देने के लिए, हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए। आपकी मैं हमेशा बहुत आभारी रहूँगी, और साथ ही साथ आइडियल टॉक के लिए अपना टाइम देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।